कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो किसान आंदोलन के 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जैसा आप जानते हैं कि 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को सरकार ने रोक रखा है। एक देश के नागरिकों को देश की राजधानी में घुसने न देने का यह नजारा पूरे देश ने देखा। सरकार ने कहा, हम जो कर रहे हैं देश के लिए और किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, जबकि किसान कह रहे हैं कि जो कृषि कानून सरकार जबरन थोप रही है उसमें हमारी भलाई नहीं है बल्कि हमारे भविष्य के लिए कठिनाइयां हैं। सरकार अपनी बात पर अड़ी है और किसान अपनी मांगों पर। तो सरकार किसानों की हितैषी बनते हुए उनसे बातचीत के दौर भी चला रही है, लेकिन इसमें सरकार कितनी ईमानदारी दिखा रही है इसका पता इस बात से चल जाता है कि 9 बार आमने सामने बैठने के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हो सका है। अलबत्ता वार्ता की अगली तारीख जरूर मिल गई है। इस बीच सरकार ने बड़ी चालाकी से अदालती प्रक्रिया का दांव भी खेल दिया है। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे तारीख पर तारीख का खेल किसानों के साथ खेल रही है सरकार। किसानों को सड़क पर लाने के बाद गायों पर सरकार ने कैसे चली राष्ट्रवाद की चाल और इसी राष्ट्रवाद के नाम पर अमेरिका में लोकतंत्र का कैसा तमाशा खड़ा किया गया है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये ट्वीट जो उन्होंने एक वार्ता के बेनतीजा रहने पर किया है। नीयत साफ नहीं है जिनकी, तारीख पे तारीख देना स्ट्रेटेजी है उनकी। जी हां, तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है, स्ट्रेटेजी यानी रणनीति। सरकार के नुमाइंदे जिस तरह एक के बाद एक मीटिंग करके समय बिताते जा रहे हैं, उससे यही जाहिर होता है कि सरकार केवल अगली तारीख देने की रणनीति पर चल रही है, ताकि किसान अपनी मांगें पूरी न होते देख निराश हो जाएं या ठंड में हो रही बारिश की वजह से परेशान होकर किसी भी तरह आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दें। अगर किसान पीछे हट गए तो समझ लीजिए कि सरकार का कृषि क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने का मिशन लगभग पूरा हो जाएगा। यूं भी खाली खजाने के नाम पर सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी तेजी से देश की सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंप दिया है। सरकारी खजाना तो फिर भी खाली ही है, जबकि 2-4 उद्योगपतियों की दौलत में चौगुनी 6 गुनी बढ़ोतरी हो गई है। अब ये उद्योगपति पूरे देश के मालिक बन बैठे हैं, इस सोच के साथ कि कृषि क्षेत्र में भी उनका दखल बढ़ाने की तैयारी सरकार ने की है। लेकिन इस बार सरकार का पाला जुझारू किसानों से पड़ा है, जो धूप बारिश सब सह करके लहलहाती फसल खड़ी करने का मादा रखते हैं और किसी सनकी पशु को उन्हें रौंदने की इजाजत नहीं देते हैं। किसानों ने ठान लिया है कि चाहे साल भर ही क्यों न बैठना पड़े, लेकिन वे कानूनों को वापस करवाए बिना सड़कों से नहीं हटेंगे। 8 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधि फिर मेज के आर पार वार्ता के लिए बैठे थे। हालांकि बैठक का नतीजा क्या होगा इसका अनुमान सभी को पहले से था, क्योंकि सरकार कृषि कानून को वापस लेने तैयार नहीं थी। बल्कि सरकार का यह भी दावा था कि देश के बहुत से किसान इसके पक्ष में हैं। इस दावे में कितना दम है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन हकीकत ये है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज बुलंद हो चुकी है। यानी देश भर में किसान इन नए कानूनों के विरोध में हैं और जिनके समर्थन का दावा सरकार कर रही है वे शायद राष्ट्रवादी किसान होंगे, जिन्हें अपनी जमीन और खेतों से अधिक मोदी जी का मिशन उद्योगपति प्यारा होगा। वैसे अंधभक्तों के नजर में आंदोलन कर रहे देश विरोधी किसानों ने तो शुक्रवार को सरकार से 2 टूक कहा कि उनकी घर वापसी तभी होगी जब वो इन कानूनों को वापस लेगी। 8 जनवरी की बैठक हिंदी फिल्म की तरह खींच-तान कर 2.5-3 घंटे चली और इसका अंत क्या होगा ये सभी को पहले से पता था। किसानों ने तो अब और बैठे रहने का इरादा जतला दिया है, लेकिन इस बीच सरकार ने बड़ी चालाकी से किसानों को अदालती सुनवाई में उलझाने की कोशिश की है। सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस आंदोलन का कोई हल निकाले, जबकि किसानों का कहना है कि कानून सरकार ने बनाए हैं और उसे ही इन्हें रद्द करना चाहिए। इस बीच कुछ लोग असुविधा और नुकसान के नाम पर किसान आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा चुके हैं। नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर कुछ वकीलों ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर 11 जनवरी को सुनवाई होनी है। इस बीच एक याचिका इस बात की भी दायर की गई है कि किसान आंदोलन की वजह से रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। किसानों को हटाने की मांग करते हुए एक याचिका में कहा गया है कि रास्ता जाम कर प्रदर्शन करना शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ है।
तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी किसान आंदोलन पर टिप्पणियां कर चुका है। जैसे दिसंबर में याचिकाओं पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है, लेकिन यह देखना होगा कि दूसरे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। पिछले सप्ताह ही सर्वोच्च अदालत ने सरकार से पूछा था कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सरकार उसका पालन कराए, वरना तबलीगी जमात वाली स्थिति वहां हो सकती है। अदालत की इस टिप्पणी पर सरकार ने कहा था कि वहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है। शाहीन बाग और तबलीगी जमात, आपको याद होगा कि इन दो शब्दों के सहारे किसान आंदोलन की नकारात्मक तस्वीर बन सकती है। इससे पहले खालिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान, चीन, इन सब के सहारे ऐसी कोशिश की गई थी कि वहां के किसानों की नकारात्मक छवि बनाई जाए। हालांकि किसान इन सब के बावजूद अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्हें अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए किसी दिखावे, पहनावे, नारे या नाटक की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें निस्वार्थ मेहनत ही उनकी जो है देशभक्ति का प्रमाण है। लेकिन सरकार उन्हें अदालती उलझनों में फंसाकर दरअसल उनके ईमान पर ही सवाल उठा रही है। अपने विरोधियों के धैर्य, हिम्मत और देश प्रेम के जज्बे की परीक्षा लेना शायद सरकार का शगल है। वैसे सरकार का एक शगल और है कि इंसानों के बाद जानवरों को भी धर्म और राष्ट्रवाद के चश्मे से देखना और इसी तरह विश्वगुरु बनने के दिवा स्वप्न को धार देना। 25 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर की गौ विज्ञान परीक्षा आयोजित होने वाली है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इसका ऐलान किया है और इसका मकसद देसी गायों और इसके फायदे के बारे में छात्रों और आम लोगों के बीच रुचि पैदा करना है। अब तक आपने गाय एक पालतू पशु, गाय एक उपयोगी जानवर और गाय हमारी माता क्यों कहलाती है जैसे विषयों पर स्कूलों में निबंध लिखा होगा, लेकिन तब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं उठा होगा कि क्या गायों को राष्ट्र प्रेम के नजरिए से देखा जा सकता है। यानी मेरी गाय तेरी गाय से ज्यादा साफ सुथरी, ज्यादा अदब वाली और विज्ञान से भरी हुई है। इस तरह की बातें किसी भी सामान्य समझ वाले इंसान को अटपटी लगेंगी, लेकिन जब मुद्दा उग्र राष्ट्रवाद का हो तो सारी समझ और सारे तर्क बेमानी हो जाते हैं। कम से कम कामधेनु आयोग ने परीक्षा के लिए जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है, उसमें लिखी बातों को देखकर तो सारे तर्कों की गुंजाइश खारिज हो जाती है। 54 पन्नों की पीडीएफ फाइल में स्टडी मटेरियल है, जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों से लेकर हर तरह से देसी गाय श्रेष्ठ होती है। जबकि जर्सी गाय के बारे में लिखा गया है कि इसके दूध की गुणवत्ता नहीं होती, बस मात्रा ज्यादा होती है। इस तरह लिखा है कि भारतीय गायों के दूध का रंग हल्का पीला होता है क्योंकि इसमें सोने के कण होते हैं। कुछ अटपटे दावे भी किए गए हैं, जैसे देसी गायें सफाई पसंद होती हैं और इतनी समझदार भी कि वे किसी गंदी जगह पर नहीं बैठती हैं, जबकि जर्सी गायें आलसी होती हैं और जल्दी बीमार होती हैं। जब भी कोई अनजान व्यक्ति देसी गाय के नजदीक आता है तो वो फौरन खड़ी हो जाती है, जबकि बेअदब जर्सी गाय किसी भी तरह की कोई भावना प्रदर्शित नहीं करती है। गायों से जुड़े कुछ अजीबोगरीब फायदे भी गिनाए गए हैं। जैसे लिखा है कि साल 1984 में भोपाल में गैस लीक होने से 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जिन लोगों के घरों की दीवारें गोबर से लिपी हुई थीं, इससे प्रभावित नहीं हुए थे। तो गोबर से अब तक उपले बनते देखे थे, लेकिन अब तो ये जान बचाने वाला भी साबित हो रहा है। इस हिसाब से तो दुनिया में जिन भी स्थानों पर परमाणु संयंत्र चल रहे हैं या खतरनाक रासायनिक पदार्थ तैयार हो रहे हैं, वहां भारत को देसी गायों का गोबर सप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। इससे कमाई भी होगी और दुनिया संभावित दुर्घटनाओं से सुरक्षित भी हो जाएगी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया ने तो ये दावा किया है कि देश भर के 4 शहरों में किए गए क्लिनिकल परीक्षण में पंचगव्य और आयुर्वेद उपचार के माध्यम से कोविड-19 के 800 मरीजों को ठीक किया गया है। अगर ऐसा है तो फिर देश अब तक वैक्सीन का इंतजार क्यों कर रहा था? क्यों नहीं मोदी सरकार ने कोरोना के मरीजों का इलाज इसी तरह करना शुरू कर दिया? वैसे भी जो वैक्सीन अभी आई है, उन पर इस्तेमाल से पहले ही सवाल उठने लगे हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। नए साल पर भारत के लोगों को खुशखबरी मिली कि देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल को अंतिम मंजूरी दे दी और इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देने के साथ आत्मनिर्भर भारत के अपने अभियान का जिक्र भी किया। उन्होंने ट्वीट किया कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है, वे भारत में बने हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के हमारे वैज्ञानिकों के सपने को दर्शाता है, जिसके मूल में मरीजों की देखभाल और करुणा है। दरअसल मोदी जी जब वैज्ञानिकों के सपने की बात कर रहे थे तो उन्होंने शायद पंचगव्य से कोरोना मरीजों के इलाज के दावे को याद नहीं रखा होगा।
उन्हें उन लोगों की याद भी नहीं आई होगी जो वैदिक मंत्रों या गोमूत्र से कोरोना के शर्तिया इलाज का दावा कर रहे थे, क्योंकि विज्ञान और अंधविश्वास एक साथ तो नहीं चल सकते। या फिर मोदी जी इस बात को भी मुमकिन करने का दम रखते हैं? वैसे वैक्सीन का आना राहत की बात है, लेकिन इस पर कुछ सवाल उठे हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। जैसे भारत बायोटेक की वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि इसे जल्दबाजी में मंजूरी दे दी गई है। इसकी सच्चाई क्या है, इसका खुलासा जनता के सामने होना चाहिए। जब वैक्सीन आई तो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के बीच थोड़ी बहसबाजी हुई। भारत बायोटेक की वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख ने पानी बताया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद सुलझ गया और दोनों कंपनियों ने देश हित को प्राथमिकता बताते हुए साथ में काम करने की बात कही है। तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के बीच विवाद तो सुलझ गया है, लेकिन देश की जनता जिस उलझन में है उसे कौन दूर करेगा? अमेरिका में तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइव टीवी पर वैक्सीन लगवाकर जनता को इससे सुरक्षित होने का आश्वासन दिया। अब देश में मोदी जी से भी इसी तरह के आश्वासन की अपेक्षा की जा रही है। वैसे इस वक्त वैक्सीन के सुरक्षित होने की गारंटी से अधिक जरूरत इस बात की है कि लोकतंत्र सुरक्षित है या नहीं। 6 जनवरी को पूरी दुनिया ने अमेरिकी लोकतंत्र का एक स्याह दिन देखा और कुछ ऐसा ही डर भारत में भी बन रहा है, क्योंकि हालात वैसे ही हैं। नस्ल की श्रेष्ठता और उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लेकर पिछले 4 सालों से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बांटा और उनके समर्थकों का एक तबका ऐसा तैयार हुआ जो उन्हें सत्ता सौंपने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए 6 जनवरी को जब कैपिटल हिल में अमेरिकी कांग्रेस की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव में जीत का आधिकारिक तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाना था, तब ट्रंप के उकसाने पर उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर धावा बोल दिया और जमकर उत्पात मचाया। लोकतंत्र जलता रहा और ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में बैठकर तमाशा देखते रहे। लेकिन जब बात हाथ से निकलती दिखाई दी, तब जाकर उपद्रवियों से घर लौटने की उन्होंने अपील की। अपनी हार को किसी भी तरह न स्वीकार करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की इस हरकत की काफी आलोचना हो रही है। अब उनके ऊपर महाभियोग लगाने की बात भी चल रही है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में जो हुआ, 6 दिसंबर 1992 को वैसा ही नजारा बाबरी मस्जिद गिराने के दौरान भारत में भी देखा गया था। उस घटना से भारतीय राजनीति में कट्टरता और सांप्रदायिक उन्माद का दबदबा जो बढ़ा, उसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है, जिसमें पिस्तौल की नोक पर भारत माता की जय बुलवाने या जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने या दाढ़ी रखने या मांस खाने पर हिंसा को न्यू नॉर्मल मान लिया गया है। कहा जाता है कि इसमें लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नजर नहीं आता है, जबकि हकीकत ये है कि लोकतंत्र एक अरसे से खाई की ओर बढ़ता जा रहा है और उसे गिरने से रोकने की जिम्मेदारी जिन लोगों और संस्थाओं पर अधिक है, वे फिलहाल इस आपदा में अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं। तो अमेरिका की घटना पर तो ट्रंप विरोधियों के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी निंदा की। वहां का मीडिया और सरकारी संस्थाएं इस घटना पर चिंतित नजर आए और जितनी जल्दी हो सके उस तरह से अमेरिकी लोकतंत्र की रक्षा हो, ऐसा जज्बा वहां नजर आया। लेकिन भारत में हालात इसके उलट हैं। यहां मीडिया भी राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी तबके में बटा हुआ है। सरकारी संस्थाएं कठपुतलियों की तरह काम कर रही हैं और सत्ता में शामिल लोग किसी भी गलत हरकत पर आवाज नहीं उठाते, बल्कि सही को गलत ठहराने के सारे प्रपंच किए जाते हैं। याद रखना होगा यहां कि लोकतंत्र बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं आएगी, लोगों को ही आगे आना होगा। खैर, शायर साहिर लुधियानवी ने ठीक ही फरमाया है कि माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।